Hello, welcome student. We are going to read chapter Work, Life and Leisure. It is the third part of this chapter. बेटा लास्ट चैप्टर में हमने हाउसिंग के बारे में पढ़ा था कि लंदन में जो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी तो उसके अंदर उनका रेजिडेंस की प्रॉब्लम थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास उनकी वर्कर्स की लाइफस्टाइल में, उनकी सोसाइटी में उनकी कंडीशंस के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। कई नॉवलिस्ट ने भी अपने नॉवेल्स में उसके बारे में लिखा था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। और अब हम पढ़ेंगे उनके लेजर के बारे में। लेजर इट मीन्स एंटरटेनमेंट। उनका एंटरटेनमेंट कैसे होता था? तो जो हाई सोसाइटी की फैमिली होते थे वो लंदन सीजन सेलिब्रेट करते थे, यानी कि कुछ टाइम वो छुट्टियां बिताते थे। उसके अंदर ओपेरा, थिएटर एंड क्लासिकल म्यूजिक होता था। वो 300 to 400 हाई सोसाइटी की फैमिली इसको सेलिब्रेट करते थे, इसको ऑर्गेनाइज करते थे। वो लोग, उनका एंटरटेनमेंट इस ढंग से होता था। कुछ लोग थे उनका एंटरटेनमेंट का दूसरा सोर्स होता था, जैसे लाइब्रेरीज होती थी, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम एंड 20th सेंचुरी में सिनेमा आ गए थे जो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स होता था। कुछ लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए वो सी पे चले जाते थे, ओशियन पे एक टूरिज्म स्पॉट जो होता था वहाँ पे टहलने के लिए चले जाते थे। वहाँ के एटमॉस्फेयर था वो सूटेबल था, जिसके कारण उनके अंदर थोड़ी सी एक ऑक्सीजन के या फ्रेश एयर में सांस लेने के लिए वो लोग वहाँ पे जाते थे। तो जो उनके बीच होते थे उन पे जाते थे वो। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है पॉलिटिक्स इन द सिटी। उस सिटी में या लंदन सिटी में पॉलिटिक्स का खेल भी होता था। पॉलिटिक्स कैसे होते थे कि वहाँ पे विंटर सीजन में लोग घर से बाहर वेजेस पे काम करने के लिए नहीं जा पा रहे थे। तो जो पॉलिटिक्स होते थे, जो राजनेता होते थे, जो अपोजिशन में होते थे, गवर्नमेंट का अपोज करने वाले होते थे, उन लोगों ने जो ड्यूक वर्कर्स थे उनको उकसा करके एक मार्च पास्ट करवाया इन 1886 में। ड्यूक वर्कर्स ने मार्च पास्ट किया। उस क्राउड में 10,000 वर्कर्स थे और वो डेफ फोर्ट टू लंदन तक उन्होंने मार्च पास्ट किया। जब ये मार्च पास्ट कर रहे थे तो पुलिस ने इसको सप्रेस किया और ये अब उन्होंने मार्च पास्ट बंद कर दिया। यानी कि जिस ढंग से वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने राइट्स को लेने के लिए, अपने वेजेस पे या फिर अपनी आजीविका के सोर्स को इंक्रीज करने के लिए, वो लोग जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको बंद करना पड़ा। नेक्स्ट ईयर, ये 1886 की बात है, नेक्स्ट ईयर नवंबर 1887 में उन्होंने दोबारा से इसी प्रकार से ड्यूक वर्कर्स ने मार्च पास्ट किया। और इस मार्च पास्ट में पुलिस ने उसको सप्रेस किया और सप्रेस करते हुए बहुत सारे लोगों की उसमें जान चले गई। उस दिन संडे था, नवंबर 1887। तो उस स्ट्रगल में जो पुलिस ने लोगों को मारा था, उस संडे को लोगों का खून बहा था, इसलिए उसको ब्लडी संडे का नाम दिया। बहुत सारे लोगों को सप्रेस किया पुलिस ने। उसके जस्ट 2 ईयर बाद, यानी कि 1889 में ड्यूक वर्कर्स ने फिर स्ट्राइक की। ये उनकी स्ट्राइक 12 डेज तक चली
बट उस टाइम उन्होंने किसी चीज़ को डैमेज नहीं किया, किसी को भी हरासमेंट नहीं दिया। उसका केवल स्ट्राइक का मेन जो एम था, टारगेट था, वो था यूनियन। ये जो वर्कर्स थे ये यूनियन बनाना चाह रहे थे, क्योंकि यूनियन बनने से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी कॉमन डिमांड ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, इसलिए इन लोगों ने यूनियन बनाने के लिए स्ट्रगल किया। जो 12 डेज की स्ट्राइक के टाइम इन्होंने यूनियन बनाने के लिए प्रयास किया। इट्स ओके। तो ये हमारे पास लंदन की जिक्र कर रहे थे हम लोग, लेजर एंड कंजप्शन और पॉलिटिक्स इन द सिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है होस्मोनाइजेशन ऑफ पेरिस। ये पेरिस फ्रांस की बात है। अब फ्रांस के अंदर जो लुई 16 था, उसका नेफ्यू, उसका भतीजा था, उसने पेरिस का होस्मोनाइजेशन करवाया। पेरिस का होस्मोनाइजेशन का मतलब पेरिस का रिकंस्ट्रक्शन करवाया। जो हम क्लीनिंग लंदन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लीनिंग पेरिस की, क्योंकि हमने पढ़ा है जर्मनी का बेल्जियम, ब्रिटेन का लंदन, जापान का टोक्यो, इस प्रकार से कई सिटी डेवलप्ड हो चुकी थी, रीबिल्ड की हुई थी, प्लांट से बसाई हुई थी। ठीक वैसे ही पेरिस का होस्मोनाइजेशन हुआ। होस्मोनाइजेशन इट मीन्स क्लीनिंग पेरिस। होस्मोनाइजेशन इस एक्टिविटी का, इस प्रोजेक्ट का नाम होस्मोनाइजेशन क्यों दिया गया? क्योंकि जो पेरिस पे काम करने वाले, जो डिज़ाइन तैयार, पेरिस सिटी को बसाने के लिए जो डिज़ाइन तैयार करने वाला था, वो होस्मोन नामक आदमी था। इस होस्मोन ने जो डिज़ाइन तैयार की थी, उसने अपना पेपर पे उस सारे पेरिस सिटी को लाइन से काट करके इस ढंग से सेट कर दिया। जो सियर रिवर्स पे बसा हुआ पेरिस था, उस टाइम पे बहुत सारे हाउसेज को डैमेज किया गया था, जैसे हमने लंदन का पढ़ा है। तो लंदन की जो सिटी थी, ठीक वैसे ही इसके अंदर भी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसका टारगेट भी यही था कि वो जो स्लम लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको वहाँ से हटा करके और वही ग्रीन बेल्ट एक प्लान सिटी के रूप में बसाने के लिए उन्होंने पेरिस का होस्मोनाइजेशन कर दिया। होस्मोनाइजेशन का मतलब क्लीनिंग, यानी कि होस्मोन आदमी का नाम है जिसने इसको क्लीन किया था, इसको रीसेट किया था, रीबिल्ड किया था पेरिस को, इसलिए उसको पेरिस का होस्मोनाइजेशन बोला गया। उसी के ऊपर एक प्ले किया गया, एक नाटक लिखा गया, मोइनजान नेव्यू, जो 1816 में ये नाटक लिखा गया था, ये प्ले किया गया था। तो इसके अंदर भी उस पेरिस के अंदर जो लोगों को डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो हरासमेंट मिले थे, उसी को इसके अंदर शो किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है द सिटी इन कॉलोनियल इंडिया। अब हम इंडिया में पहुंच गए। हमने लंदन का देख लिया, फ्रांस का देख लिया, फ्रांस की सिटी पेरिस के बारे में पढ़ लिया, लंदन का इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लिया, उसका लाइफस्टाइल देख लिया, लो वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स के बारे में देख लिया। ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हमने शुरू स्टार्टिंग में जो जिक्र किया था, उसमें हमने जिक्र किया था लंदन और मुंबई का। यहाँ पे दो सिटी के बारे में विशेष करके पढ़ेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे लंदन का कंस्ट्रक्शन हुआ था, प्लान से उसको बसाया गया था, उसी टाइम मुंबई में भी इसी प्रकार का एक नई सिटी डेवलप हो रही थी। तो मुंबई, इसमें इंडिया के अंदर मुंबई एक नई सिटी कैसे बना था? यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिस टाइम पे हमारे पास मुंबई सिटी डेवलप हो रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ प्रेसिडेंसी सिटी बनाई थी उन्होंने। किसने बनाई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसके अंदर 3 सिटी बनाई थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी सिटी बनाई थी। ये मुंबई है, इसको बॉम्बे बोल सकते हैं, जो मद्रास है वो आज की चेन्नई है। बंगाल प्रेसिडेंसी जो आज हमारे पास वेस्ट बंगाल है, उसका जिक्र कर रहे हैं।
ये 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बनाई थी, बट मुंबई इनके पास कैसे आई थी वो देखिए। मुंबई द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर फर्स्ट सिटी उन्होंने बनाई थी, क्योंकि मुंबई उन्होंने 1661 में, ये इनको डोरी में मिले थे, दहेज में मिले थे। जो ब्रिटिश राजकुमारी थी, सॉरी ब्रिटिश जो प्रिंस था, उसको पुर्तगीज की राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी, जिसके कारण पुर्तगीज ने मुंबई को ये ऑफर इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया गया था। इट्स ओके। मुंबई जो आज सिटी बनी हुई है उसके अंदर 7 आइलैंड है, 7 टापुओं से मिलाकर के मुंबई सिटी बनाई है। तो हम इसको याद रखेंगे, 7 टापुओं का जो सिटी है वो मुंबई है। 7 छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप थे जिनको बाद में उसका रीसेट करके, उसको मिला करके, उसका अच्छे से रिवोल्ट करके उस सिटी को बनाया है। तो 7 टापुओं की जो सिटी है वो हमारे पास मुंबई है। मुंबई, उसके बाद में मुंबई एक सिटी मिली थी, बट पूरा जो आज हमारे पास महाराष्ट्र है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो महाराष्ट्र हम पढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य का एक एरिया था, जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी थे। शिवाजी का नाम तो आपने सुना होगा। छत्रपति शिवाजी जो मराठा साम्राज्य का फाउंडर था, उसके साथ छत्रपति शिवाजी के बाद जो भी उसकी गद्दी पे बैठने वाले थे, उस पेशवा के साथ लड़ाई करके अंग्रेजों ने उस मराठा साम्राज्य को या महाराष्ट्र को अपने कैप्चर में कर लिया था। जो एंग्लो मराठा वार के बाद में पूरा मराठा साम्राज्य, या ये कहेंगे आज जो हमारे पास प्रेजेंट में महाराष्ट्र है, वो उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी बना दिया। इट्स ओके। उसके जस्ट बाद आगे क्या होता है, उसके अंदर मुंबई में 1854 में टेक्सटाइल मिल भी लगी थी, जो हमने पहले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। बट उसके साथ साथ मुंबई को सबसे बड़ा सी पोर्ट इन्होंने बना दिया। सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट है ये हमारा। यहाँ से ट्रांजैक्शन होता है, जो मटेरियल आता है वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुंबई प्रेसिडेंसी से मुंबई सी पोर्ट से सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ लोगों को जॉब मिल रही थी। जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ से लोग काफ़ी माइग्रेट होकर के वहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वो ड्राई एरिया है, वहाँ सूखा पड़ता है। ठीक वैसे ही 1888 और 1889 में जो कच्छ एरिया है गुजरात का, वहाँ पे फेमाइन आ गया, और फेमाइन आने से सारे के सारे लोग जॉब सर्च करते हुए मुंबई प्रेसिडेंसी में आ गए। जब मुंबई प्रेसिडेंसी में आए तो उनके साथ एक डिजीज, प्लेग की डिजीज़ भी आ गई, और उसी प्लेग की जो बीमारी थी उसको दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कम से कम 30,000 पीपल को वहाँ से वापस अपनी जगह पे भेजना पड़ा। इस प्रकार से मुंबई का जो एरिया है वो कंजस्टेड है। उस कंजस्टेड एरिया में किस प्रकार से लोग रहते थे वो हम एक बार आगे चर्चा करेंगे, वो देखें। अब हमारे पास मुंबई के अंदर चारों तरफ से आकर के लोग वहाँ पे सेट हो रहे थे, क्योंकि मुंबई एक जंक्शन सिटी बन गई थी, जो 2-3 साइड से रेल ट्रैक से कनेक्ट थी, और वहाँ से लोगों को जॉब मिल जाते थे। इनकम का उनका सोर्स देखते हुए लोग वहाँ पे ज़्यादा माइग्रेट कर रहे थे। अब वो वहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए हाउसिंग की प्रॉब्लम रहेगी। अब हाउसिंग और नेबरहुड, उनका जो आपस में रहना सहना था, मेल मिलाप था, वो कैसे होता था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने लंदन के बारे में पहले पढ़ा था। लंदन में जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए थे तो वहाँ लैंडलॉर्ड ने टेनेमेंट्स बनाए थे। टेनेमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये चीप और अनसेफ टेम्परेरी हाउस होते थे, जो लंदन में वर्कर्स के लिए रेजिडेंस का काम करते थे। उसके बाद में जो हमारे पास मुंबई है, इस
मुंबई में भी इसी प्रकार के टेनेमेंट्स के जगह उन्होंने मल्टी स्टोरी टेम्परेरी बिल्डिंग बनाई जिसको चॉल्स कहा जाता है। ये चॉल्स थे। इसके अंदर इस टेनेमेंट्स में यहाँ भी वर्कर्स को रेजिडेंस किया गया था और यहाँ मुंबई के अंदर जो चॉल्स, जो आज हमारे पास मुंबई की धारावाई जो बस्ती है जिसके अंदर अभी कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, वो वही है जो मुंबई में शुरू स्टार्टिंग में बसी हुई थी। ये चॉल्स होते थे। इसके अंदर कॉमन टॉयलेट होता था। कई बार हम जब हमारे पास मूवी आती है तो उसमें देखते हैं कि लोग टॉयलेट के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। वो इसी चॉल्स की या धारावी बस्ती का सीन उसके अंदर दिखाया जाता है। तो वहाँ पे इनका कंजस्टेड एरिया कैसा होता था, ये टेनेमेंट्स लंदन का और चॉल्स मुंबई का होता था। अब यहाँ पे लंदन के अंदर जो एवरेज स्पेस होता था वो एक आदमी 155 स्क्वायर यार्ड एवरेज स्पेस ले लेता था और उस एवरेज स्पेस के साथ साथ एक हाउस में 8 पर्सन रहते थे। पर हाउसेज में 8 आदमी रह जाया करते थे। ये टेनेमेंट्स की बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं। अब हमारी मुंबई का इसका कंपैरिजन करते हैं तो वो देखिए, यहाँ पे 155 स्क्वायर यार्ड एवरेज स्पेस एक आदमी को मिल जाता था और यहाँ पे केवल 9.5 स्क्वायर यार्ड्स पर पर्सन मिल जाता था। यानी कि यहाँ पे केवल 9.5 स्क्वायर यार्ड मिलता था और वहाँ लंदन के अंदर 155। तो आप इसका कंपैरिजन करके देख लीजिए कि कंजस्टेड एरिया मुंबई का था ना कि लंदन का था। वहाँ पे एक घर में 8 पर्सन रहते थे और यहाँ पे पर हाउस से 20 पर्सन यहाँ पे रहते थे। इससे आगे जो उनका खाली पड़ा हुआ जो साइड में कोई प्लाट होता था उसमें उनके अखाड़ा होते थे, या दूसरा जो इंटरटेनमेंट का जो काम होता था वहाँ पे जो हमारे पास प्राचीन काल में जो कड़क लक्ष्मी यानी कि छोटा मोटा जो गांव में इंटरटेनमेंट का जो मदारी आदि का खेल होता था, ठीक वैसे ही इसी प्रकार का वो अपना इंटरटेनमेंट करते थे। कपड़े सुखाने के लिए भी ये उसी खाली पड़े प्लाट में ही यूज किया करते थे। ऐसे करके उनके लिए रहने के लिए बहुत ही कम स्पेस होता था। इसके अंदर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाते थे और वो सारा एरिया पोल्यूशन के साथ है, वो उनका लाइफ सर्वाइव होते थे। अब डिप्रेशन क्लास क्या करते थे? डिप्रेशन क्लासेज वो या तो कोरेक्टेड सीट में जो तंबू की तरह से बनी हुई जो सीट होती है उसमें, या फिर वो बम्बू के पोल से लीव्स से इनसे अपना घर बनाते थे, वहाँ पे वो रहते थे। ये सारे लोअर कास्ट के लोग, या ये कहेंगे कि वो जो वर्कर्स वहाँ पे जो जॉब लेने के लिए जाते थे उनके लिए रहने के लिए चॉल्स या फिर बम्बू से बने हुए पोल होते थे, वहाँ पे उनका रेजिडेंस होता था। अब मुंबई को रीसेट करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया द सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। 1898 में ये सेट किया गया था, जिसमें मुंबई का सुधार करने के लिए प्रयास किया था। अब मुंबई के अंदर जब चारों तरफ से पब्लिक ज़्यादा आ गई थी, चॉल्स में रह रहे थे, तो उसमें उनका रेंट काफ़ी हाई हो गया था। तो रेंट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया, रेंट एक्ट 1918। इट्स ओके।